नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है राधे एकेडमी पर। मैं हूं रोहित कुमार और आज पढ़ेंगे 12th क्लास की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1। चैप्टर जो फर्स्ट है वो है पहला चैप्टर जो है आपका जीवों में जनन के बारे में, और आप फुल डिटेल थ्योरी पढ़ेंगे इसमें। और इसके चैप्टर के बाद आपको क्वेश्चंस मिलेंगे कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं और देखते हैं। जैसे कि लिखा है कि जीवों में जनन के बारे में, ये चैप्टर नंबर 1 है। अब हम पढ़ेंगे जनन होता क्या है। जनन के द्वारा प्रत्येक जीव अपनी जैसी संतानों को जन्म देता है जिससे उसका अस्तित्व बना रहे, और ये जीवों में एक जैविक क्रिया है जो कि निरंतर चलती रहती है। प्रत्येक जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपनी जैसी संतानों को जन्म देता है। ये तो जनन की बात हो गई। जैसे कि यहाँ लिखा है, जीवों में जनन एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसमें जीव अपनी जैसी संतानों को जन्म देता है जिससे जीवों में निरंतरता बनी रहती है, क्योंकि प्रत्येक जीव एक आयु के बाद मर जाते हैं। और जीव जब मर जाते हैं तो मरने से पहले वो क्या करते हैं, वो अपने जैसे जीवों को जन्म देते हैं जिससे पृथ्वी पर उनका अस्तित्व, यहाँ लिखा है कि पृथ्वी पर जीव अपनी उपस्थिति बनाए रखने के लिए जनन करते हैं। यानी वो अपनी प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए वो जनन करते हैं कि एक पीढ़ी आई फिर दूसरी पीढ़ी आई, क्योंकि जब कोई भी जीव जन्म लेता है तो वो जन्म लेने के बाद वो वृद्धि करता है, वृद्धि करने के बाद वो बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद थोड़ा बुढ़ापा आता है, बुढ़ापा आने के बाद और बुढ़ापा आता है, और एक समय ऐसा आता है वो मर जाता है। तो इसलिए वो क्या करता है, वो अपनी उपस्थिति को बनाए रखने के लिए अपने जैसे जीवों को जन्म देता है। ये जनन की बात क्लियर हो गई। अब हम पढ़ेंगे जीवों में जनन कितने प्रकार से होता है। तो जो जीव हैं उनमें जनन 2 प्रकार से होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। ये बात समझ में आई? जीवों में जनन कितने प्रकार का है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अब हम एक्सप्लेन करेंगे अलैंगिक जनन के बारे में। अब अलैंगिक जनन क्या होता है? ये एक ऐसी क्रिया है जिसमें एक जीव भाग लेगा और अपनी जैसी संतानों को जन्म देता है। सिर्फ सिंगल जीव भाग लेगा और अपनी जैसी संतानों को जन्म, जैसा कि यहां लिखा है, अलैंगिक जनन में एक जीव के द्वारा अपनी जैसी संतानों को जन्म देता है जो अपने जनक के आकार और आनुवंशिक रूप से समान होती है। ऐसे जीवों को क्लोन कहा जाता है। क्या अब यहाँ एक बहुत अच्छी एक बात आई है, यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है कि क्लोन क्या है। पहले तो हम इसे क्लियर करते हैं कि इसमें एक जीव होगा और वो अपनी जैसी संतानों को जन्म देता है, और एक ही जीव होगा, उसमें एक ही जीव होगा जो संतानों को जन्म देता है। और जो संतानों को जन्म देगा और जो आने वाली संतान है वो भी अपने जनक के समान होगी। किसमें? आकार और आनुवंशिक रूप से। कैसी होगी? आकार और आनुवंशिक रूप से अपने जनक के समान होती है, उसे हम क्लोन कहते हैं। अलैंगिक जनन जीवों में कई प्रकार का है। अब ये इसके टाइप्स पढ़ेंगे, इसके प्रकार पढ़ेंगे। अब यहां तक क्लियर हो गई ये बात कि क्लोन क्या है। अब जैसे कि कोई भी पूछता है कि क्लोन क्या है, तो आप बता सकते हैं कि क्लोन है क्या? जो जीव आकार और आनुवंशिक रूप से किसके समान होंगे? अपने जन्मदाता के समान। यानी ऐसा जीव जो अलैंगिक जनन करता है प्लस वो अपने जनक यानी अपने पिता के समान होता है। किस तरीके के? आकार और आनुवंशिक रूप से। तो उन्हें क्या कहा जाएगा? क्लोन कहा जाता है। ये बात समझ में आई? अलैंगिक जनन क्या है, इसकी डेफिनेशन दोबारा समझिए आप। अलैंगिक जनन में एक जीव भाग लेता है
और अपने जैसे जीवों को जन्म करने की क्षमता रखता है, क्षमता मान लो क्षमता रखता है, और अपने जनक के, जो संतान जन्म लेगी, अपने जनक के आकार और आनुवंशिक रूप से कैसी होगी, समान होगी। ऐसे के लिए क्या कहेंगे हम, जो आकार और आनुवंशिक रूप से समान होगी, से क्या कहेंगे, क्लोन कहते हैं। अब यहां पढ़ेंगे हम अलैंगिक जनन के प्रकार, जैसे कि लिखे हैं कायिक जनन पढ़ेंगे आप, उसके बाद मुकुलन पढ़ेंगे, उसके बाद द्वैविखंडन पढ़ेंगे, उसके बाद आप पुनरुद्ध भवन पढ़ेंगे, उसके बाद आप बहुविखंडन पढ़ेंगे। ये सारे के सारे क्या हैं, अलैंगिक जनन के अंतर्गत पढ़ेंगे। जब ये पूरे हो जाएंगे फिर पढ़ेंगे आप लैंगिक जनन के बारे में। ये बात यहां तक क्लियर हो गई। अब क्लियर होने के बाद अब आते हैं हम इस पे, किस पे, कायिक जनन पर। कायिक जनन क्या है, जैसे कि आपको पहले ही समझ में आना चाहिए, कायिक माने होती है त्वचा या शरीर का कोई भाग, शरीर का कोई भाग। जैसे कायिक से मतलब होता त्वचा या शरीर का कोई अंग हम कह सकते हैं। ज्यादातर कायिक जनन जो है पौधों में मिलेगा, और कुछ ऐसे भी हैं जीवों में भी मिलता है। जैसे कि हम पहले पौधों के बारे में पढ़ते हैं। पौधों के कायिक भाग से नए पौधों के निर्माण को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई पौधा है और उसके किसी भाग से नए पौधे बने, नए पौधे बने तो क्या होगा, वो कायिक जनन होगा। अब जैसे आगे पढ़ेंगे, और कायिक प्रवर्धन और ये किसमें होगा, उच्च श्रेणी के पौधे होंगे। उच्च श्रेणी के पौधों में अलैंगिक जनन मुख्यतः कायिक जनन द्वारा होता है। अब यहां एक बात और क्लियर होनी चाहिए कि पौधों में अलैंगिक जनन जो होता है वो उच्च श्रेणी के पौधों में होता है। ऐसा नहीं है कोई हर पौधे में जो उच्च श्रेणी में पौधे आएंगे उन्हीं में आपको देखने को मिलेगा। कायिक जनन के द्वारा होता है, ये लिखा है। अब कायिक जनन के तन कैसे, जैसे प्लांटों में, आप पौधों में कैसे देखने को मिलेगा। कायिक जनन जड़ों के द्वारा होता है, तनों के द्वारा, और आप किसके पढ़ेंगे, पत्तियों के द्वारा। ये बात अब हम किसकी पढ़ रहे हैं, पौधे के बारे में पढ़ रहे हैं। कि अब जैसे कि पहली बात ये कि जड़ों के द्वारा, जैसे कि आप समझेंगे कि जड़, अब दिमाग में जड़ आएगी। जड़ें मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, हम आपको बताएं, मूसला जड़ें और अपस्थानिक जड़। ये जो दो प्रकार की जड़ें होती हैं और इनसे नए पौधे बनते हैं। अब आप कहेंगे कि नए पौधे कैसे बनेंगे भाई, आपने शकरकंद खाई है, शकरकंद है, डहेलिया है। शकरकंद ये पहले इसमें एक तना गाड़ा जाता है, तना गाड़ा जाएगा, उसके बाद शकरकंद लगेगी, जैसे कि ये लगी है। फिर उसके बाद बहुत सी पत्तियां निकलती हैं, नए पौधे उसमें से, जैसे कि तना लगाने के बाद उसमें शकरकंद बनेगी और उससे ही नई कलिकाएं निकलती हैं जो कि नए पौधे का निर्माण करेंगी, क्योंकि वो एक जड़ बन जाती है। जो शकरकंद होती है, तना लगने के बाद तने में जड़ बनती है, और जड़ बनने के बाद उसी से नई तने निकलते हैं और नए पौधों का निर्माण होता है, जैसे कि हमने बताया जड़ों के द्वारा। अब हम बात करेंगे किसकी, डहेलिया की। इसमें क्या होता है कि जैसे कि एक पुराना मूल लगा है, इसमें जड़ें हैं और नए मूल को बनाता है। ये देखो नया मूल बन गया। जब ये नया मूल बनेगा तो इसमें से ही पत्तियां निकलेंगी और नए पौधे का निर्माण करेंगे, किसके द्वारा, जड़ों के द्वारा। दोबारा समझिए कि जड़ें दो प्रकार की होती हैं, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़, और इनके द्वारा नए पौधों का निर्माण होता है, जैसे कि शकरकंद में और डहेलिया। समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे, एक बात हो गई, अब पढ़ेंगे हम तने के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, तने के बारे में। पादपों में तनों द्वारा भी नए पादपों का निर्माण होता है। पादप क्या होते हैं, पौधे, ठीक है। पौधे कह सकते हैं, पादप कह सकते हैं। अब
तनों के द्वारा। तना तना जैसे कि बहुत से एग्जामों में आपको देखने को मिलेगा कि जैसे मैंने कि आलू लिख दिया, अदरक लिख दिया, तो आपको ये बताना है कि आलू तना है कि जड़ है कि पत्ती है। तो यहाँ एक क्वेश्चन भी तो बनता है। तो यहाँ क्या है, तना, आलू क्या है, तना। अब जैसे कि आपने देखा है कि उसमें आलू में ऐसे आपको स्पॉट से दिखाई देंगे, ऐसे स्पॉट से दिखाई देंगे जो आंख बोलते हैं। जैसे क्या बोलते हैं, आंख। आंख ही क्या है, वो कलिकाएं निकलेंगी और नए पौधे का जन्म होगा। जब कलिकाएं बनती हैं, जैसे कि अंकुरणशील आंख, जैसे कि किसान जब आलू गाड़ता है तो क्या होता है कि जैसे कि आंख नई जमी तो वहां से कट करके, यहां से कट करके अलग अलग पीसों में काट के खेत में गाड़ देता है, जिससे क्या बनता है, नया पौधा बनता है। जब पौधा बड़ा होगा उसमें खाद बीज लगाई जाएगी, पानी लगाया जाएगा, तब उसमें से कई आलू निकलेंगे। और आलू क्या है, एक तना। यहाँ जड़ों के द्वारा आपने पढ़ लिया, यहाँ तनों के द्वारा पढ़ लिया। अब क्या पढ़ेंगे, पत्तियों के द्वारा अनेक। अब इसके बाद पढ़ेंगे, और ये पढ़ किसके रहे अंतर्गत, कायक, कायक जनन के अंतर्गत, या कायक प्रवर्धन भी कहते हैं इसी को। ठीक है, तो आप यहां पढ़ेंगे, अनेक पत्तियों पर अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं जो कायक प्रवर्धन में सहायक होती हैं। यानी कुछ पत्तियां ऐसी बेटा हैं होंगी जो उनपे ही जड़ें उगती हैं, और वो जड़ें उगेंगी, वो जड़ें ही कहीं ना कहीं, जैसे कट करके आप इतनी जड़ निकली और जड़ निकल आई, इसको कट किया और हमने कहीं मिट्टी में लगा दिया, तो वो क्या कलिकाएं करेंगी, वो एक नए पौधे का निर्माण। और ये पत्ती है किसकी, ब्रायोफिलम की। किसकी है पत्ती, ब्रायोफिलम की। अब ये हो गया कायक जनन, समझ में आ गया ना, हो बताओ एक बार और समझा। पौधों में एक बार फिर समझ लें, पौधों में कायक जनन, पौधों में कायक जनन कायक भाग से, यानी उनकी त्वचा के भाग से कह सकते हैं, पौधों के नए किसी भी अंग के भाग से जब कोई नया पौधा जन्म लेता है तो उसे क्या कहेंगे, कायक प्रवर्धन कहेंगे। क्या कहेंगे, कायक प्रवर्धन। और ये जो होता है कायक प्रवर्धन, वो पौधों के उच्च श्रेणी में होता है। किसमें होता है, उच्च श्रेणी। इसी तरीके के जैसे कायक प्रवर्धन की बात आई है तो कुछ जीव भी हैं, जैसे कि पुनरुद्ध भवन में एक प्राणी जो एक जीव है वो अपने शरीर के कई टुकड़े कर देता है, और टुकड़े करने के बाद वो टुकड़े अन्य जीवों में विकसित हो जाते हैं। जैसे जितने वो टुकड़े होंगे वो आगे चल के आपको पढ़ाया जाएगा, इसी में पढ़ाया जाएगा। अब नेक्स्ट दूसरी तरफ मुकुलन। अब कायक पढ़ चुके थे, और ये सभी जो भाग हैं वो किसके हैं, अलैंगिक जनन के। मुकुलन के द्वारा नए जीव की उत्पत्ति एक उभार के रूप में होती है। जैसे कोई जीव है उसमें एक उभार निकलेगा, और वो उभार विकसित बड़ा होगा, विकास करेगा, होता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि वो अपने जनक से कटकर अलग हो जाता है। अलग होने के बाद वो स्वतंत्र जीवन यापन व्यतीत करता है। जैसे कि यहाँ लिखा भी है, मुकुलन के द्वारा नए जीव की उत्पत्ति एक उभार के रूप में होती है। कुछ समय बाद वह अपने जनक से अलग हो जाता है और स्वतंत्र जीवन यापन जीता है। जैसे ईस्ट में ये आपको देखने को मिलेगा, मुकुलन किसमें, ईस्ट में और हाइड्रा में। अब देखिए ईस्ट ये है, अब इसमें क्या है, इसका केंद्रक जो है, इसका केंद्रक, एक केंद्रक ही विभाजन होता है। ठीक है, अब देखिए दूसरे स्टेप की तरफ, ये केंद्रक थोड़ा खींचा, ये ओवार निकला, ओवार निकलेगा, ये केंद्रक, यहाँ पे क्या हुआ, ये केंद्रक विभाजन होना शुरू हो गया। अब यहाँ पे बिल्कुल ये केंद्रक यहाँ पे और ये यहाँ पे, एक उभार, ये अब अलग होने की कगार पर है। जैसे कि यहाँ से ये अब अलग हो जाएगा। यहाँ पे देखिए थर्ड, ये फोर्थ स्टेप पे ये अपने जनक से अलग होगा और अलग एक जीव बनेगा। जैसे कि यहाँ से बिल्कुल कट होने के बाद वो क्या करेगा,
कट होने के बाद वो ऐसे इस तरीके का अपने जनक के समान दिखाई देगा और स्वतंत्र जीवन यापन जीता है। ये तो इष्ट की बात हो गई। अब हाइड्रा की हम बात करते हैं तो हाइड्रा में भी एक उभार निकलता है और वो जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा वो अलग हो जाएगा। देखते हैं। ये देखिए यहां से उभार निकला। दूसरे स्टेप में ये थोड़ा बड़ा होगा। अब यहां से ये अपने जनक से अलग होगा तो एक छोटा हाइड्रा जन्म लेगा। ये नया जीव कह सकते हैं, इसे नया जीव कह सकते हैं। एक बार दोबारा समझते हैं कि मुकुलन में जो भी जीव है वो अपने जनक के किसी भी शरीर के भाग से एक उभार के रूप में निकलता है और वो कुछ समय बाद अपने जनक से अलग होता है और जीवन यापन जीता है, स्वतंत्र होकर जीवन यापन। और ये देखने को किसमें मिलेगा? ईस्ट में और हाइड्रा में। अब जैसे बहुत से एक अलग से क्वेश्चन आता है कि हाइड्रा में मुकुलन कैसे होता है, तो आप लिखेंगे कि हाइड्रा में एक उभार के रूप में निकलता है और वो कुछ समय बाद अपने जनक से अलग हो जाता है और एक नया जीव बन जाता है। अब बात मुकुलन की खत्म होगी, अब करेंगे द्वैविखंडन की बात। इसकी बात करेंगे द्वैविखंडन की। द्वैविखंडन में क्या है कि एक जीव जो है वो दो भागों में बंट जाता है, यानी उसका जो केंद्रक है वो दो भागों में बंटता है और उसका प्रत्येक भाग, जो उसका भाग है वो प्रत्येक भाग अलग होकर एक नए जीव के रूप में वृद्धि करता है और तीव्रता से वृद्धि करता है, जैसे कि किसमें? अमीबा में और पैरामीशियम में। यानी द्वैविखंडन का ही मतलब है कि कोई भी जीव जो है जिसमें द्वैविखंडन होगा वो दो भागों में बंटता है और बंटने के बाद वो भाग तीव्रता से वृद्धि करते हैं और नए जीव का जन्म होता है और तीव्र से बड़े होंगे। होगा किसमें? ये अमीबा में देखने को मिलेगा और किसमें देखने को मिलेगा? पैरामीशियम में। जैसे कि यहाँ अमीबा की बात की गई, इसका देखिए केंद्रक है, अभी इसमें कोई विभाजन नहीं हो रहा है। अब ये देखिए यहाँ पे कि अब ये विभाजन के लिए तैयार है। आगे के स्टेप में देखिए कि इसका देखिए केंद्रक दो जगह बंटने लगा है। कितनी जगह बंटने लगा है? दो जगह बंटने लगा है। अब यहाँ पे देखिए तीसरे स्टेप में ये थोड़ा सा जुड़ा हुआ है और ये दो, इसका जो केंद्रक है क्या है? केंद्रक जो है दो भागों में बंट चुका है। अब यहां से क्या है कि दो भाग भी यहाँ पे कट जाते हैं। ये देखिए दो भागों में कट जाते हैं और नए जीव का जन्म होता है। तो आप जैसे कि दोनों चीजें समझ ले। दो विखंडन में क्या है कि जीव दो भागों में बंटता है और वो बंटने के बाद तीव्रता से वृद्धि करते हैं। तीव्रता से वृद्धि करने के बाद वो अपने जैसे जीवों को जन्म देता है, जैसे किसमें? अमीबा में और पैरामीशियम में। अलैंगिक जनन में अगला जो है वो पुनरुद्ध भवन के बारे में। इसमें क्या होता है कि एक जीव होगा जिसका नाम है प्लिनेरिया। ये अपने कई भागों में टुकड़ों को बांटता है और वो भाग विकसित होकर नए जीव को जन्म देते हैं। जैसे लिखा है कुछ जीवों में शरीर के अनेक टुकड़ों में बंट जाता है और वृद्धि करके नए जीव में विकसित हो जाते हैं। यह अलैंगिक जनन की विधि है। जैसे कि इसमें लिखा है कि एक जीव है जो, जैसे कि देखिए
ये क्या करेगा कि अपने शरीर के भागों को बांटेगा। एक अभी देखिए, ये देखिए कट हुआ। अब यही भाग नए जीव को जन्म देंगे। ये टुकड़े जो हैं ये वृद्धि करेंगे और नए जीव को जन्म देते हैं। ये क्या बना? नया या नए जीव। ये क्या करता है? ये अपने शरीर के टुकड़ों को कट करता है। कट करेगा, देखिए ये यहाँ 3 भागों में बटा, और ये भाग विकसित होकर अपने जैसे जनकों को जन्म देते, जो किसके समान होंगे? अपने पिता के समान, यानी अपने जनक के समान। यानी जो टुकड़े बटते हैं वो आगे चलकर विकसित होकर वो अपने जनक के समान दिखाई देते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है बहुविखंडन। बहुविखंडन क्या है? इसमें जीव जो है बहुविखंडन, यानी उसके बहु से मतलब आता है बहुत से टुकड़े होते हैं, कि इसमें बहुत से छोटे छोटे टुकड़े में विभाजित होता है और नए जीवों को जन्म देता है। जैसे अमीबा। अमीबा एक ऐसा जीव है जो बहुत पहले ये विशेष अपनी परिस्थितियों में क्या कर लेता है? शांत हो जाता है। जैसे कि पानी की तालाब में कमी हो जाए या जहां भी है संकुचित परिस्थितियों में ये अपने संकुचित कर लेता है, अपने परिक्षेत्र को एक कठोर आवरण के द्वारा ढक लेता है। कहने का मतलब है कि जैसे ही विषम परिस्थितियां आई, गड़बड़ परिस्थितियां आई, तो अपने ऊपर एक आवरण सा लगा लेता है और अपने आप को बंद कर लेता है, जिससे कि वो जीवित बना रहे। और जैसे ही पुनः पहली जैसी स्थिति आती है तो वो एक आवरण जो होता है वो फट जाता है, उसे पुट्टी कहते हैं। जैसे ही आवरण वो फटता है तो वो अनेकों अमीबा में जन्म होता है। जैसे बहुविखंडन होता है, जैसे पुट्टी फट जाती है और अनेक अमीबा जन्म लेते हैं। तो आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है और अगला जो है टॉपिक है वो अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करिए। नमस्कार।